स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया देखे थे, बीच में इंटरनेट का इश्यूज आ गया, फिर से माइटोकॉन्ड्रिया एक बार देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर इज माइटोकॉन्ड्रियन अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड। तो स्पेसिफिकली स्टेन्ड के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था कि लियोनोर माइकेलिस नाम का एक साइंटिस्ट क्या किया, चूंकि ये इजिली माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको आपको स्टेनिंग करनी पड़ेगी। तो उसने एक स्पेसिफिक स्टेन डेवलप किया था जिसका नाम था जैनस ग्रीन बी। ये एक तरह का बेसिक डाई है जो कि ऑक्सीजन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जहां पे रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस चल रहे हैं आपका, ठीक है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होगा उसको पिकअप कर लेता है, ठीक है, ये डाई। तो जैनस ग्रीन बी इज स्पेसिफिकली यूज टू स्टेन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हमको देखना है तो हमको जैनस ग्रीन बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये आप याद रखिए। दूसरा पॉइंट है द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। कहने का मतलब जो सेल जितना ज्यादा एक्टिव होगा, ठीक है, जितना ज्यादा एटीपी का खर्च यूजेस और जितने ज्यादा मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो उस हिसाब से इनका जो नंबर होता है सेल वाइज घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा एक्टिव सेल है मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया उसमें उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। सो इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज देयर इज आल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी आपको नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे मिल रहा है, शेप पे मिल रहा है, साइज पे मिल रहा है। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप। मैंने आपको बताया था कि ये सॉसेज जैसे सिलिंड्रिकल शेप, आपका डायग्राम अब आप देखिएगा तो वहां पे आपको दिखेगा सॉसेज शेप में। तो आपसे पूछा जाता है सॉसेज शेप ऑर्गेनल का नाम बताइए जो कि सेल में मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो डायामीटर है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर है, एवरेज आप 0.5 माइक्रोमीटर याद कर सकते हैं, लेंथ 1 से 4.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये सब डायमेंशंस होते हैं जो आपको पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में, तो आपको याद रखना चाहिए। अब दूसरी अहम बात है कि माइटोकॉन्ड्रियन जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब एक आउटर मेम्ब्रेन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, और बीच में आपको मिलेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो आप यहाँ डायग्राम आप देख सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन है आपके पास, इनर मेम्ब्रेन है, और इनके बीच में आपको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो चूंकि आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है तो कंपार्टमेंट्स भी आउटर और इनर कंपार्टमेंट के रूप में होंगे। अब ये जो इनर कंपार्टमेंट है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये आपका इनर कंपार्टमेंट जो है उसको मैट्रिक्स बोला जाएगा। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आप देख सकते हैं उस सेल का एक तरह से लिमिटिंग बाउंड्री बना रहा है इस ऑर्गन का, ठीक है, ये लिमिटिंग बाउंड्री है। द इनर मेम्ब्रेन जो आप देखोगे इनर मेम्ब्रेन देखिए सारा इनफोल्डिंग्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। सो दीज इनफोल्डिंग्स आर रेफर्ड टू एज क्रिस्टी। अब इनफोल्डिंग्स करेगा क्या, तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देगा, ठीक है। सो क्रिस्टी इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। और यहाँ पे जो दोनों मेम्ब्रेन है आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इनके पास अपने स्पेसिफिक सेट ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कि उनके फंक्शंस को इल्यूमिनेट करता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। दूसरा जो रेस्पिरेशन होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। सो दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो आपको इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूसर है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब है यहाँ आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। पहला आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स क्या है, क्रिस्टी से क्या समझते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल से क्या समझते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपको बताया गया कि ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी डीएनए। तो कहने का मतलब ये जो मैट्रिक्स एरिया है इट प्रोड्यूसेस अ सिंगल सर्कुलर डीएनए
और इसमें कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी आपको मिलेंगे। और आपको ये भी बताया गया था कि इनमें जो राइबोसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स में, जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक टाइप होता है, मतलब 70s होता है। ठीक है, इस 70s टाइप आपको ऑर्गेनेल्स, आपको राइबोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड इट ऑल्सो हैव कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, तो अपना प्रोटीन बना सकता है, इसका अपना डीएनए है, राइबोसोम है। ठीक है, तो इसलिए ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से डिवाइड करता है। तो आप देखो यहाँ पे कि फिशन से डिवाइड करता है। अगेन आपको रिमाइंड होगा कि जो बैक्टीरिया होता है वो भी फिशन से डिवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं एवोल्यूशनरीली अगर आप देखा जाए तो ये जो जब प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल में एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हो रहा था, तो जो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बने थे इनमें कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स अभी भी मौजूद। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए, ये जो सेमी ऑटोनोमस फेनोमेनन इनमें मिल रहा है, डिवीजन मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है, राइबोसोम मिल रहा है, थोड़े से आरएनए मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं। तो यही काम आपका प्रोकैरियोटिक सेल भी कर रहा है, उनमें भी कुछ कुछ चीजें ऐसी मौजूद है जो कि वो सर्वाइव करता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में भी आपको यही सब सारी चीजें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, नेम टू सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। So your answer is mitochondria and chloroplast. Name the organelle that is responsible for aerobic respiration. So mitochondria. Why mitochondria is referred to as powerhouse of the cell? Because they are involved in production of energy in the form of ATP. Okay. What is matrix? So inner compartment of mitochondria is called matrix. What is the function of our outer membrane? It forms the continuous limiting boundary of the organelle. Okay. What is the function of cristae? So cristae is the infoldings of the inner membrane and it increases the surface area. तो जो reactions का जो एरिया बढ़ जाए, ठीक है, तो अच्छे से हो पाएंगे रिएक्शन। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि किस तरह का राइबोसोम्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, कैसे होता है, क्या प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी मौजूद है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, प्लास्टिड्स। सो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ मिल रहे हैं, सारे प्लांट सेल्स में मिल रहे हैं और यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, सो दीज आर इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज दे आर लार्ज। ठीक है, तो आसानी से दिख सकता है क्योंकि बड़ा होता है, तो स्पेसिफिक स्टेनिंग की दरकार नहीं है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में दरकार थी। सो दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स thus imparting specific color to the plants। ठीक है, तो ये पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल आप कह सकते हो। So based on the type of pigments which are present in plastids, they can be classified into chloroplasts, chromoplasts and leucoplasts। तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो यही पिगमेंट वाले कैटेगराइजेशन से सवाल पूछे जाएंगे। सो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोप्लास्ट है पहला कैटेगरी, ये क्या कंटेन करता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल। ठीक है, और इसको एसोसिएटेड पिगमेंट्स क्या हैं जो फोटोसिंथेटिक मशीनरी में मदद करेंगे, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। ठीक है, तो इनका काम क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये अपना इनका फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है विद इन विच दे कैन ट्रैप लाइट एनर्जी, और फोटोसिंथेसिस एक वाइड रेंज में कैरी आउट हो सकता है उस कारण से। इन क्रोमोप्लास्ट्स, अब दूसरा कैटेगरी है क्रोमोप्लास्ट्स। सो fat soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophylls and others are present। So चूंकि क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, तो this will give the part of the plant a color। किस टाइप का कलर दिया जाएगा, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो क्लोरोप्लास्ट था वो ग्रीन कलर पिगमेंट आपको मिल रहा था, क्रोमोप्लास्ट है ग्रीन के अलावा जो कलर्स आपको देख रहे हैं येलो, ऑरेंज, रेड, इस टाइप से जो मिल रहे हैं। पिगमेंट्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट में आपको क्लोरोफिल था, क्रोमोप्लास्ट में आपको कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है। ठीक है, इस टाइप से आपको पिगमेंट्स मिल रहे हैं।
ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स। अब ये जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है ल्यूकोप्लास्ट, ये का कोई कलर नहीं होता। सो दे आर एसोसिएटेड विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो पूछा जाता है which of the plastids are responsible for stored nutrients, तो आंसर इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब ये भी तीन तरह के हुए आपके ल्यूकोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट क्या करता है? अमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट जैसे कि पोटैटो। उसके बाद दूसरा है इलायोप्लास्ट, दे स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स। और लास्ट में है आपका एलियोरोप्लास्ट व्हिच स्टोर प्रोटीन्स। तो तीन तरह के। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है आपको और आपको याद रखना है। ठीक है, पहला ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स के आधार पे प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल रहेगा और एसोसिएटेड पिगमेंट्स होंगे। उनका काम क्या है? फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, उसका फंक्शन क्या है? वो कलर्ड पिगमेंट टैप करता है। ठीक है, कलर देगा, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? वो कलरलेस है लेकिन इट इज एसोसिएटेड विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। अब ये तीन तरह के अमाइलोप्लास्ट है। ये क्या स्टोर करेंगे? सो दे स्टोर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। इलायोप्लास्ट क्या है? सो दे स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स। एल्यूरोप्लास्ट क्या है? दे स्टोर प्रोटीन्स। मैच द फॉलोइंग के लिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है, ये एरिया है जो जहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। ये आपका सेक्शनल व्यू है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, यहाँ पे आपको आउटर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपका ग्रैनम है, आप देखिए यहाँ पे, ये आपका थैलाकॉइड्स है और ये आपका स्ट्रोमा लैमेली है जिससे कि ये कनेक्टेड है, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये कभी कभी आपको मैच मतलब डायग्राम दे देता है और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन क्या है। ठीक है, नेमिंग के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये स्कूल एग्जाम में भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है। So majority of the chloroplasts of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves. ठीक है, तो कहाँ देखने को मिल रहे हैं? मेसोफिल पार्ट। ये एक पार्ट है जहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि क्लोरोप्लास्ट आपको कहाँ दिखेगा? तो मेसोफिल सेल्स में दिखेगा। इनका शेप कैसा है? तो लेंस शेप्ड है, ओवल हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, डिस्कॉइड हो सकता है, रिबन लाइक हो सकता है। ठीक है, इनका लेंथ क्या है? तो 5 to 10 माइक्रोमीटर। विड्थ कितना है? तो 2 to 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas, a green alga, to 20 to 40 per cell in the mesophyll. ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अलग अलग होता डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, यहाँ पे भी नंबर जो है प्लास्टिड्स का आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे कि क्लेमाइडोमोनस में सिर्फ एक है। ठीक है, ग्रीन अलगा में आपको 20 से 40 देखने को मिल सकते हैं प्रति सेल। ठीक है, सो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट्स आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। आप देख रहे हैं आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. Less permeable का मतलब है कि उससे inner membrane allow नहीं करेगा ज्यादा मटेरियल को अंदर permeate करने। ठीक है, the space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma. तो ये देखिए इनर मेम्ब्रेन का जो अंदर में जो स्पेस आपको दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब टेक्निकल टर्म है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इज कॉल्ड द थाइलाकॉइड्स। अब यहाँ पे देखिए फ्लैटेंड। ठीक है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। ठीक है, एंड दे आर प्रेजेंट कहाँ? स्ट्रोमा में आपका। ठीक है, नाउ दीज थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्राना। अब ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर मिल रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को स्टैक को हम क्या बोलेंगे? ग्राना बोलेंगे। ठीक है, अगर एक स्टैक है
तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रैनम। बहुत सारे स्टैक हैं तो ग्रैनम, ठीक है। और द इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स, जो भी नाम आप बोल सकते हो, ग्रैना बोल सकते हो, इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स बोल सकते हो। कहने का मतलब ये मेम्ब्रेनस सैक थाइलाकॉइड कहलाया। अगर वो पाइल्ड अप कॉइन लाइक एक के ऊपर जैसे आप 5 का सिक्का डाल देते हो, उस टाइप का पाइलिंग अगर है, उसको हम लोग ग्रैनम बोलेंगे, ठीक है। ये और ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिल रहा है, तो स्ट्रोमा में मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए, पहले स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के ऊपर मेम्ब्रेनस सैक्स जिसको थाइलाकॉइड बोलेंगे, उसका स्टैकिंग, उसको हम लोग ग्रैनम बोलेंगे। Now in addition, there are flat membranous tubules called the stroma lamellae which connect the thylakoids of different grana. अब ये आपका एक ग्रैना है, ये आपका दूसरा ग्रैना है, इनके बीच में एक कनेक्शंस है, ठीक है। ये जो ट्यूबुलर कनेक्शंस हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। तो अब यहाँ याद रखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप कंसीव कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपका एक आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर आपका एक स्ट्रोमल मैट्रिक्स टाइप का, आप समझ जाइए, स्ट्रोमा है। उस स्ट्रोमा में आपका क्या है, मेम्ब्रेनस सैक आप इमेजिन कीजिए कि एक सिक्का है जिसको हम लोग थाइलाकॉइड बोलते हैं। उसके बाद वो बहुत सारे थाइलाकॉइड्स जो हैं अरेंज्ड हो गए, तो उसको हम लोग ग्रैनम बोलेंगे। अब ये दो ठो ग्रैना अलग अलग स्टैक का, लैमिली मतलब एक ट्यूब से कनेक्टेड है, उसको हम लोग लैमिली बोलेंगे, ठीक है। So the membrane of the thylakoids enclose a space called lumen, ठीक है। अब ये जो थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूमन बोलेंगे, ठीक है। So the stroma of the chloroplast contains enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins. अब ये स्ट्रोमा का फंक्शन क्या है, यहाँ पे आपको एंजाइम मिलेगा जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। Also it contains small double stranded circular DNA molecules and ribosome. अब हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये भी एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, और यहाँ पे जो डीएनए मिलता है उसको हम लोग सीपीडीएनए बोलते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ठीक है। तो चूंकि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है ये भी, तो आपको यहाँ डीएनए मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी आपको मिल रहा है, राइबोसोम्स भी आप देख रहे हो, राइबोसोम्स भी आपको मिल रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड्स, ठीक है। ये आपको बताया जा चुका है कि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ मिल रहा है आपको, थाइलाकॉइड्स में मिल रहा है। एंड द राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर सेंटीएस देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। और इनमें जो राइबोसोम्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कंस्ट्रक्ट का है, सो दे आर 70s, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इवोल्यूशनरी फीचर्स में जब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बना होगा तो कुछ फीचर्स रह गए हैं, और वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक बार और ओवरव्यू अगर हम करें इस डायग्राम को, तो हमको समझ में आ जाएगा कि एक बाहर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जिसको बोलेंगे, उसके अंदर वाले मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर है, उसको स्ट्रोमा समझिए। इस स्ट्रोमा में आपको बहुत सारे एंजाइम्स मिलेंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बना सकता है। यहाँ पे ही आपको डीएनए मिलेगा जिसको क्लोरोप्लास्ट डीएनए बोलते हैं। ये स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। राइबोसोम्स आपको मिलेगा 70s टाइप। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स मिलेंगे जिसको हम लोग थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। इनकी स्टैकिंग हो गई, पाइलिंग हो गई एक के ऊपर एक, तो उसको हम लोग ग्रैनम बोलेंगे। फिर ग्रैनम के बीच में दो डिफरेंट स्टैक्स का इंटरकनेक्शन है जिसको स्ट्रोमल लैमेली बोलेंगे, ठीक है। थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है दैट विल एनक्लोज अ स्पेस, उसको हम लोग लूमन बोलेंगे, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं, और कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि थाइलाकॉइड क्या है, ग्रैना क्या है, स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा लैमेली क्या है, ल्यूमन कहाँ है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन होता है, तो आपको पहले बेस से समझना। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में आप इमेजिन कीजिए कि फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक थाइलाकॉइड है। इस थाइलाकॉइड को आपने स्टैकिंग किया, जैसे किताबों को आप स्टैक करते हैं उस टाइप से आप स्टैक किए, तो वो बन गया मेरा ग्रैना, ठीक है। अब इन ग्रैना दो अलग अलग स्टैक के बीच में ट्यूब्स होंगे जो कि एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे लैमेला, ठीक है। अब फंक्शंस आता है, पिगमेंट कहाँ देखने को मिलेगा, तो थाइलाकॉइड में,
स्ट्रोमा में क्या मिलेगा? तो एंजाइम्स मिलेगा जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाएगा। डीएनए कहाँ मिलेगा? तो स्ट्रोमा में। राइबोसोम्स किस टाइप के हैं? वो कहाँ मिलेंगे? तो स्ट्रोमा में, 70s टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको इंटरलिंक करके याद करते हो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी फिर आपको। नेक्स्ट चलते हैं राइबोसोम्स। नाउ राइबोसोम्स आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पलाटे 1953। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये पहले कब दिखा? जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, इन्वेंशन हो गया था नॉलन रूस का। ठीक है, किसने खोजा? तो जॉर्ज पैलेट। कब खोजा? 1953। So since ribosomes were discovered by Pallet, it is also referred to as Pallet particles. So they are composed of ribonucleic acid, RNA and proteins, and they are not surrounded by any membrane. तो composition आपको याद रखना है, ये क्या है? They are RNA plus protein. ठीक है, यहीं पे टॉप पे आप लिख सकते हो RNA plus protein, और इनका जो कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से, मेम्ब्रेन नहीं है, आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, पैलेट खोजा इसलिए पैलेट पार्टिकल्स कहते हैं इसको। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की कहानी हम आपको बताए थे, इट इज 80s। ठीक है, इस 80s को मैंने आपको डिवाइड किया था कि इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, 60s और 40s। तो ये भी आपको बताया था। एस का मतलब सिल्बर्ट्स कोएफिशिएंट। तो जब आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो पार्टिकल्स अपने डेंसिटी के आधार पर सेटल कर जाती है। ठीक है, ये बड़ा पार्टिकल है तो 80s, ये दोनों छोटे पार्टिकल है तो 60s 40s। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे आयन हो गया, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इस टाइप से पीएच क्या है, उस हिसाब से काफी जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स वो डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, सो हियर एस इज सेटवर्ड्स यूनिट व्हिच स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट एंड इट इनडायरेक्टली इज अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ठीक है, अब यहाँ पे जो है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स वो मैंने आपको बोला था 70s। इसका मैंने बताया था कि इसके 2 जो सब यूनिट्स बनेंगे आपके छोटे वाले स्मॉलर सब यूनिट्स, दे आर 50s एंड 30s। ठीक है, तो अगेन यहाँ इसका भी मतलब वही है कि इट इज अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ठीक है, किस कैसे ये सेडिमेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ टेक्निकल टर्म एस याद रखिए, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंट बनना मतलब जब पानी में मान लीजिए आपने बालू या फिर मिक्सचर ऑफ बालू डाल दिया, सैंड मड, और फिर आप उसको स्टर अप कर दीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए, तो धीरे 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 वो क्या होता है, सेटल डाउन कर जाता है। ठीक है, इस तरह का ये एक्सपेरिमेंट। सो बोथ 70s 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, और ये 2 सब यूनिट क्या है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, 80s का 60s एंड 40s और 70s का 50s एंड 30s। तो यहाँ से आपको 2 ही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइबोसोम जो है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। पहला तो राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स किसने खोजा? पैलेट ने खोजा। कब खोजा? 1953 में खोजा। उसके बाद यूकैरियोट में किस टाइप का है और प्रोकैरियोट में किस टाइप का है। ठीक है, और यहाँ आप सेटवर्थ यूनिट से क्या समझते हैं, इससे आप क्या आकलन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इट इज अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ठीक है, ये है आपका राइबोसोम का। अब चलते हैं, कुछ और स्ट्रक्चर्स आपको सेल में मिलेंगे, जैसे कि एक स्ट्रक्चर है आपका साइटोस्केलेटन का। ठीक है, अभी तक समझ में आया? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइटोस्केलेटन। तो एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन। ठीक है, इलैबोरेट का मतलब काफी एक्सटेंसिव, नेटवर्क का मतलब आप समझ ही रहे हैं। फिलामेंट है टाइप, फिलामेंट टाइप आपको मिलेगा। बायोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है? प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिला। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस टाइप के, जिसको हम लोग साइटोस्केलेटन का नाम दे सकते हैं। अब इसका फंक्शन कहाँ हो सकता है? सो साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्वड इन मेनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, सपोर्ट देगा सेल को मोटिलिटी मूवमेंट में, और सेल का जो शेप है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है,
नेक्स्ट है ये सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम आप देख लो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ डायग्राम है ये आपका इसी चीज का, और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इंटरनल स्ट्रक्चर का सीलिया एंड फ्लैजेला का। तो यहाँ आप देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और फिर ये आपका पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको डबलेट के फॉर्म में दिख रहा है, ये एक है ये दो है, ठीक है, तो ये डबलेट है। और इसके बीच में आपको इंटर डिजिटल यहाँ आपको ब्रिजेस दिख रहे हैं, इंटर डबलेट ब्रिजेस, तो ये डबलेट के बीच को जोड़ने का एक लिंक है आपको, ये आपको ब्रिजेस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आइए बीच का स्ट्रक्चर यहाँ पे आइए और मूव कीजिए, तो यहाँ पे आप अंदर की तरफ आपको रेडियल स्पोक देखने को मिल रहा है। देखिए, तो आप देखे होंगे, आप अपना बाईसाइकिल को देखिएगा, बाईसाइकिल टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे स्पोक जैसे होता है, बीड जैसे होते हैं, उसी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अंदर आइए तो आपको एक सेंट्रल शीथ मिल रहा है। ठीक है, इस सेंट्रल शीथ में आपको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स मिल रहा है। ठीक है, और फिर ये भी आप लिंक्ड है माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक्सटर्नल जो है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हो गए, डबलेट्स 9 हो गए, और सेंट्रल कितने हो गए आपके 1 और 2 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए सिलिया, सिंगुलर बोलते हैं सीलियम, फ्लैजेला सिंगुलर हो गया फ्लैजेलम। दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये कहाँ देखने को आपको मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ही। ठीक है, सीलिया कैसा होता है, सो सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स व्हिच वर्क लाइक ओर्स। ओर्स का मतलब आप देखे होंगे ओनम फेस्टिवल में केरला में क्या होता है, नौका वाला जो प्रतियोगिता होता है आपका, वो जिससे नाव खेता है उसको क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए, सो उसी टाइप का प्रोपेलर्स है ये, आप समझ जाइए। सो दे कॉज द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है सीलिया का, मूवमेंट। सो फ्लैजिला दे आर कंपैरेटिवली लॉन्गर and they are responsible for cellular movement. The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from those of eukaryotic flagella. ये भी एक important point है जो true false में पूछता है कि prokaryotic flagella और eukaryotic flagella में difference है। जी हाँ, difference है, उसका अलग है, इसका अलग है। इसका जो स्ट्रक्चर है अभी आप देख लोगे, ऊपर में आपने देखा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। जो सीलिया फ्लैजेला दोनों क्या है, एक छोटा है सीलिया, फ्लैजेला जो होता है बड़ा है। ठीक है, दोनों का काम मूवमेंट में है। ठीक है, अभी तक आप इतना समझिए, आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहां से पूछे जाएंगे। सो दिस इज द पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। The electron microscopic study of cilium of flagellum show that they are covered with plasma membrane। आप डायग्राम आप देख सकते हो, ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कवर्ड है। ठीक है, यहाँ आप देखिए पहला स्ट्रक्चर। दूसरा देखिए, their core called the axoneme possesses a number of microtubules running parallel to the long axis, and the axoneme usually has 9 pairs of doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules। तो ये जो एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो डबलेट आपको दिख रहे हैं वो काउंट कीजिए तो कितने हैं, 9 है। ठीक है, और ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है ये 2 है। ठीक है, तो आप अरेंजमेंट देखिए, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद बीच में आपका एक सेंट्रल शीथ, उसके अंदर आपके सेंट्रल ट्यूब्यूल 2 होंगे, उसके बाद ये रेडियली आपको 9 डबलेट्स आपको अरेंज मिलेंगे जिनको हम लोग पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स बोलेंगे, और ये जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होंगे आपस में इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और इन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स में आपको स्पोक लाइक स्ट्रक्चर भी मिलेगा जो कि आपको सेंट्रल शीथ से कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, so the axoneme usually has 9 pairs of doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. So such an arrangement of axonemal microtubules is referred to as 9+2 array। क्योंकि पेरिफेरल में 9 है, सेंट्रल में 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरे। ठीक है, तो 9+2 एरे इसको बोलेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा 9+2 एरे इज सीन वेयर, तो सीलिया एंड फ्लैजेलम। ठीक है,
कोर को क्या बोलेंगे तो एक्सोनियम। नेक्स्ट चलिए, द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स दे आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज आल्सो एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ, ये आपने डायग्राम में देखा था, which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं वापस, ठीक है, कि किस तरीके से ये सेंट्रल शीथ है और ये जो पेरिफेरल डबलेट है उससे रेडियल स्पोक से कनेक्टेड दिख रहा है, ठीक है, और ये दोनों आपस में पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल हो डबलेट ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। Thus there are 9 radial spokes. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called the basal bodies. ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजेला कहाँ से मिल रहा है, बेसल बॉडी से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी कॉमन है जो कि यहाँ पूछा जाता है। बाकी जो एक्सोनीमल स्ट्रक्चर है वो तो ऑब्वियसली है, ये आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक्सोनीमल स्ट्रक्चर से ही पूछा जाएगा, ठीक है। और इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि ये जो सीलिया फ्लैजेला है कहाँ से इमर्ज आउट कर रहा है, तो दे इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर और बेसल बॉडीज। तो 2-3 क्वेश्चन ही बनता है, एक्सोनीम के स्ट्रक्चर पे बनेगा आपको या बेसल बॉडी पे क्वेश्चन ये लोग बनाएंगे। समझ में आई बात? हेलो, Yes, sir. अब नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स। Centrosome is an organelle usually containing 2 cylindrical structures called centrioles, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझिए, सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल है, समझ में आई बात? तो 2 सेंट्रियोल मिलके एक सेंट्रोजोम बना रहा है, ठीक है। ऑर्गेनल क्या है, सेंट्रोजोम, अंतर स्पष्ट समझिए, ठीक है। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स। सॉलिड और एमॉर्फस का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि सॉलिड टाइप नहीं है वो, ठीक है, सॉलिड टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एमॉर्फस, ठीक है, मतलब स्लाइटली ऑन द लिक्विड साइड। pericentriolar material. So both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other in which each has an organization like the cartwheel, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कार्टव्हील स्ट्रक्चर किसका होता है, ठीक है। आप यहाँ देखिए कार्टव्हील देखे, आप बैलगाड़ी देखे होंगे, तो बैलगाड़ी का जैसा चक्का होता है उसी टाइप का ये आपको देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखिए आपका अरेंजमेंट जो सेंट्रियोल का है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, समझ में आ रही है बात? हाँ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। किस प्रोटीन का बना है, तो ये प्रोटीन आपसे पूछा, ठीक है। ठीक है, सो ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। जैसे उधर डबलेट था पेरिफेरल फाइब्रिल, तो ये क्या है आपका डबलेट है। The adjacent triplets are also linked। अब ये ट्रिपलेट भी आपस में लिंक्ड हैं। The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous। ये भी प्रोटीन का बना हुआ है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हब बोलेंगे। Which is connected to tubules of the peripheral triplets by radial spokes made up of protein। So the centrioles form the basal body of cilia and flagella and a spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells। ये सेंट्रियोल्स जो हैं, ये सीलिया और फ्लैजेला, सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाया और ये बेसल बॉडीज जो हैं वहां से सीलिया फ्लैजेला ओरिजिनेट किया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये स्पिंडल फाइबर्स भी जनरेट कर रहा है, ठीक है, जो कि आप एनिमल सेल डिवीजन में आप उसको देखते हो, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर हम इसको सिंपल वे में अगर हम समझाएं तो इसको आप अगर डायग्रामेटिकली लें तो ये मान लेते हैं आपका
ये क्या आ रहा है? ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे अब अगर इसको इसी डायग्राम को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप समझ जाइए कि इस टाइप का आपके पास स्ट्रक्चर है, ये समझिए। ठीक है, एक एक मान के चलिए इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड सिमिलर स्ट्रक्चर आपको इधर भी मिल सकता है। एक मिनट, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे को लैपटॉप को चार्जर से, नहीं तो लैपटॉप चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप समझिए इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक को हम मान लेते हैं कि ये आपका जो सेंट्रियोल है वो मदर सेंट्रियोल है, और ये आपका डॉटर सेंट्रियोल है। ठीक है, इनके बीच में, ये दोनों सेंट्रियोल के बीच में आपके मान लेते हैं इंटरकनेक्टेड फाइबर्स हैं। ठीक है, ये फाइबर्स हैं यहाँ पे, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स। ठीक है, ठीक है, तो आप अभी तक यहाँ डायग्राम में आप समझे कि दो सेंट्रियोल है, एक सेंट्रियोल तो हमने कह दिया कि वो मदर सेंट्रियोल है, दूसरा डॉटर सेंट्रियोल है, इनके बीच में आपका इंटर कनेक्टिंग फाइबर्स है। ठीक है, अब उसके बीच में आपके यहाँ पे माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। समझ में आई बात? तो यहां से आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उसको समझिए। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रोजोम ऑर्गेनल है जो कि सेंट्रियोल कंटेन करता है। ठीक है, अब ये सेंट्रियोल्स का पोजीशन क्या है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर अटैच्ड है। ठीक है, जिसमें एक को मदर सेंट्रियोल आप बोल सकते हो, दूसरे को डॉटर सेंट्रियोल बोल सकते हो, इनके बीच में इंटरकनेक्शंस हो सकते हैं। तो बेसिकली इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कार्टवील टाइप का ऑर्गन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये बने कैसे हैं? सो दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स। ठीक है, प्रोटीन कौन सा है? टुबुलिन। अब इसका स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझाया वो कि वो जिस तरह से ऊपर आप देख रहे थे 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स, तो वही आप समझिए कि ये सर्कुलर है, इस टाइप से आपका होगा पेरिफेरल में, यहाँ ऐसे ऐसे बना होगा। ठीक है, 9। ठीक है, इस टाइप से बना होगा, और वो आपस में जो ट्रिपलेट्स हैं आपके, वो आपस में लिंक्ड होंगे। ठीक है, ये लिंकर होगा वहां पे। जो सेंट्रल पार्ट होगा उसको हम लोग हब बोलेंगे। ठीक है,
और ये हब भी आपका जो रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होगा वो भी आपका प्रोटीन है। तो कहने का मतलब इस टाइप के टुबुलेट को देखने में मिल रहा है, ठीक है। लास्ट में तो पूछ सकता है, वो पूछा जा सकता है कि आखिर सकता है तो दो फंक्शन है, एक तो ये पैरा कर रहा है, आपको स्पिंडल फाइबर्स मिल रहे हैं जो कि सेल, और उसके बाद आपका ये बॉडीज जनरेट करता है जिससे आपको सीलिया, ठीक है। तो यहाँ आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा डेफिनेटली, ये जरूर पूछा जाएगा टाइप स्ट्रक्चर आपको कौन शो करता है, ठीक है। और दूसरा जरूर पूछा जाएगा कि इसका फंक्शन। ये 2 क्वेश्चन नॉर्मली हम लोग यहाँ क्वेश्चन और से रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गन डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन as early as 1831, ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन के लिए था, उसका ये डिस्कवरी है। समझ में आई बात। सो लेटर द मेटेरियल by basic Dark was given the name by Fleming। अब ये फ्लेमिंग, वॉल्टर फ्लेमिंग नाम का एक मिल रहे हैं, निबंध दिया क्रोमैटिन नाम है। अब ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझा है, वो ये बाहर में जो आपको दिख रहा है ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको कुछ जगहों पे आपको छिद्र देखने को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर बीज मटेरियल आप देखने को मिल रहा है, जो आपको मिल रहा है प्लाज्मा, जी आपको याद रखनी है न्यूक्लियर or perforations with material inside nucleolar matrix sort of thing, which is called nucleoplasm. Interphase nucleus of a cell when it is not dividing, has highly extended nucleoprotein, ठीक है। मटेरियल या तो डिवाइड कर रहा है, जब प्रिपेयर कर रहा है उसको हम लोग इंटरफेस न्यूक्लियन, जो आपका न्यूक्लियोलर स्ट्रक्चर दिखेगा उसको हम लोग क्रोमैटिन कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम आपको नजर नहीं आएगा उस समय, तो क्रोमैटिन है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेसिफिकल बॉडीज व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, ठीक है। तो अगर प्लस बोलेंगे एक, सो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज आल्सो रिवील्ड न्यूक्लियर consists of two parallel membranes with a space nanometer। यहाँ पे आपको कुछ चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है, ठीक है। तो दो पैरेलल मेम्ब्रेन है और उनके बीच का जो स्पेस है इसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो आपसे ये जो डेटा है ये जाता है कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस कितना होता है, 10 से 50 नैनोमीटर के हैं, 1 नैनो/-9 मीटर, ठीक है। कहने का मतलब 10 से लेके 50 नैनोमीटर स्पेस आपको देखने को मिल सकता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, एंड दैट इज रेफर्ड टू एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो दिस पेरीन्यूक्लियर स्पेस का फंक्शन क्या है, इट फॉर्म्स अ बैरियर the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm, ठीक है। तो क्या है, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, जो आपको दिख रहे हैं, और ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में बैरियर का काम ये कर रहा है ना। So the outer membrane usually remains continuous with endoplasm and also bears। ये हम लोग जब राइबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे तभी हम लोग देखे थे कि किस तरीके से ईआर जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन के साथ उसका आपको देखे थे एक्सटेंशंस बनाया हुआ था, ठीक है। और जो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वहां आपको राइबोसोम देखने को मिल रहा था। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है which is continuous with the nucleus। So at a number of places the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of its membranes। जो न्यूक्लियर पोर आपको दिख रहा है आपको बहुत जगह यहाँ पे अक्रॉस दी मतलब पेरिफेरल डायमेंशंस में आपको देखने को मिल सकता है। ये कैसे बन रहे हैं,
सो दो मेम्ब्रेनल फ्यूजन से बनता है, तो ये आप याद रखें, ठीक है। सो दीज न्यूक्लियर पोर्स, अब चूंकि वो परफोरेशंस हैं तो वहां का फायदा क्या है, वहां से आप और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पास आउट कर सकते हैं साइटोप्लाज्म से निकल, ठीक है। So these nuclear pores will allow passage for the movement of RNA and proteins in both directions, ठीक है। बाहर जा भी सकता है, आ भी सकता है, अंदर आ भी सकता है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियाई पर सेल, ठीक है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, लेकिन वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस बन सकता है, ठीक है। सो कैन यू रिकलेक्ट नेम्स ऑफ मोर देन वन सिंसिशियल कंडीशंस होता है, ठीक है, जहां पे आपको मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, कुछ कंडीशन में आपको न्यूक्लियस देखने को भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि ये आप सीड ट्यूब्स आप पढ़े थे मैच्योर वेस्कुलर प्लांट्स, उसी तरह कुछ के आरबीसी जो होते हैं जैसे लामा वामा हुआ, उनका जो चीज है एरिथ्रोसाइट से नहीं मिलेगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये पूछता है, ठीक है। पर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या आप इन लिविंग, हाँ, ये एक डिबेटेबल, ठीक है, लेकिन हम उनको क्या करते हैं, डेड मान लेते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या हम उसको लिविंग मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि कहाँ पे न्यूक्लियस देखने को नहीं मिले। बाद आती है बात मैट्रिक्स की, सो दिस मैट्रिक्स प्लाज न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये आपने देखा कि न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन है, ये न्यूक्लियोलाई क्या है, दे आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, end of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not membrane bound structure, ठीक है, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, तो कहने का मतलब वो न्यूक्लियोप्लाज्म में फेंका हुआ है एक मटेरियल, ठीक है, तो उसका जो कंटेंट होगा, जो न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट होगा, वो उसके बीच में कोई बैरियर तो है नहीं, तो इसीलिए शब्द कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया गया है। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, अब ये पूछता है कि राइबोसोम जो है आरएनए ये कहाँ बनता है, का ये न्यूक्लियोलस बनेगा। अगर यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है, कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन बताइए, तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, लार्ज एक्टिव उसमें उतना ही राइबोसोमल आरएनए सॉरी जो है न्यूक्लियोलस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, राइबोसोम्स तो मिल ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए जाता है, ठीक है, तो प्रोटीन बनाना है तो आपको राइबोसोम, ठीक है, और राइबोसोम कहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं, तो न्यूक्लियोलस में मिल रहे हैं, क्योंकि इसका काम है राइबोसोम बनाना, ठीक है, तो जिस सेल में प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा दिख रही है उसमें आपको न्यूक्लियोलस देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक कोरिलेशन आपको हो गया राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये दो क्वेश्चन है जो कि आपको न्यूक्लियोलस से लोग पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है जो आपको याद रखना। You may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleus called chromatin. Chromatin का मतलब है कि जो आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब इन डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, तो जब इंटरफेज न्यूक्लियस की बात करते हैं मतलब सेल प्रिपरेशन कर रहा होता है, ठीक है,
तो उस समय आपको क्रोमाटिन, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। लेकिन जैसे जैसे सेल डिवाइड हो रहा है तो आपको सेल के अलग, सेल डिवीजन के अलग अलग स्टेज पे आपको क्या है, क्रोमैटिन की जगह आपको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। अब यहाँ पे फिगर 8.1 में आप देख लीजिए, आपका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, इस टाइप के 4 मिल रहा है जहां से वो आर्म्स जो हैं जुटे हुए आपको दिख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ फिगर फॉर क्रोमोसोम विद काइनेटोकोर। सो क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड इट्स कॉल्ड हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आल्सो आरएनए, ठीक है। तो ये क्रोमाटिन का कॉमन हो गया। क्रोमाटिन में आपको क्या क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा, डीएनए से बाउंड बेसिक प्रोटीन्स हैं जिसको हिस्टोन्स बोलते हैं, कुछ और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी मिल सकते हैं, आरएनए मिलेगा, ठीक है। अब ये चीज आपको 12th स्टैंडर्ड में बताया जाता है कि किस तरीके से एक सिंगल मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए आप कैलकुलेट, नैनोमीटर लेंथ का आपको 2.2 मीटर लेंथ का आपको टोटल डीएनए लेंथ आपको क्रोमोसोम्स हैं 20, उसको अगर आप पैरेलली मतलब एंड टू एंड ज्वाइन कर देते हैं तो आप 2.2 मीटर लंबा डीएनए थ्रेड आप ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। सो ये डिटेल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द क्रोमोसोम इन क्लास 12। तो इतने छोटे से सेल में इतना बड़ा लेंथ का डीएनए किस तरीके से पैकेज होता है, तो उसको, ठीक है। तो ये हम लोग 12th स्टैंडर्ड का बात है। यहाँ पे हम अब हमको सिर्फ ये क्रोमोसोम क्या हुआ और कितना मीटर लंबा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है अगर टू एंड जोड़ रहे हैं हम। Every chromosome essentially has a primary function or the centromere on sides of called, ठीक है। तब ये आपको काइनेटोकोर शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो प्राइमरी फ्रिक्शन है इसको लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है। जो कॉन्स्ट्रिक्शन है आपका, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है क्योंकि एक आर्म ऐसे बन है, एक आर्म ऐसे बन रहा है, एक आर्म ऐसे बन रहा है, एक आर्म ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे। अब इस सेंट्रोमियर में दो चीजें देखने को मिल रही हैं, वो आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको सेंट्रोमियर में आपको ये काइनेटोकोर, दो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स मिल रहा है जिसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक है। तो समझिए कॉन्स्ट्रिक्शन को हम लोग सेंट्रोमियर बोलेंगे और उनके तरफ जो दो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं उसको कोर बोलेंगे। सो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब ये सेंट्रोमियर, अब आप इमेजिन कीजिए बीच में है, ये इधर भी तो हो सकता है, टर्मिनल पोजीशन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। कहने का मतलब कोई भी कंडीशन पॉसिबल है। डिस्क जो है ये अगर आप रोल कर दें तो आपको अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स देखने को, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब है कि सेंट्रोमियर पे है और आपका जो आर्म्स होगा वो बराबर, देखिए अगर ये बीच में रहेगा तो ये बड़ा होगा, ये हम जो होगा ये दोनों बराबर होंगे। तो मान लेते हैं ये आर्म को बोलते हैं, ये समझ में आई बात। तो P विल टू Q, आर्म लेंथ है ये, ठीक है। ये कब होगा, ये तब होगा जब सेंट्रोमियर का पोजीशन इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक। मेटा मतलब, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक, देखिए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्ट शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्ग, इसको हम शिफ्ट कर दिए इस पोजीशन। तो पहले मान लेते ये O है, मैंने इसको O डैश पे शिफ्ट किया, तो जब एक आपका छोटा हो गया लेंथ और ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं P लेते हैं, ठीक है, P लेते हैं। P का मतलब एक्चुअली में P का मतलब होता है पिटाई का मतलब
अब ये छोटा आर्म हो गया, का मतलब हो गया तो स्मॉलर आर्म, तो आप छोटा आर्म, और पिटाइट का उल्टा लंबा होता है, इसलिए उसको लोग क्यू बोलते हैं, क्यू आर्म। आपकी डिग्नेशन तो पिटाइट का उल्टा लॉन्गर, तो उसको हम लोग क्यू लिखा, तो ये पी हो गया, ये हो गया जो कि बीच से हट गया, तो सब मेटासेंट्रिक। इन केस ऑफ एक्रो chromosome, the centromere is situated close to the short and very long arm. अब हम क्या किए, इसको यहाँ पे ले गए ओ डबल डैश पोजीशन पे। अब यहाँ पे देखिए एक आर्म तो बहुत छोटा है और दूसरा आर्म इतना बड़ा हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर बीच में है और दोनों आर्म जो है बराबर, थोड़ा सा स्लाइटली इधर गए तो एक आर्म छोटा हो गया, दूसरा आर्म बड़ा हो गया, मेटासेंट्रिक। और हमने थोड़ा इधर ले गया, टर्मिनल पॉइंट पे ले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक आर्म पूरा तरह से छोटा हो गया, दूसरा बड़ा बहुत बड़ा हो गया, तो उसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। और फाइनली क्या होता है, आपको टर्मिनल कर दिया पोजीशन पे, टर्मिनल, ठीक है, so this is referred to as टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो टीलोसेंट्रिक का मतलब क्या है, टर्मिनल सेंट्रिक। ये चार तरीके से क्रोमोसोम आपको सुनने को और देखने को मिल रहा है। बीच में है सेंट्रोमियर तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा इधर हट गया, एक आर्म छोटा एक आर्म बड़ा हो गया तो सब मेटासेंट्रिक, और आपने उसको टर्मिनल पोजीशन की तरफ खिसकाया तो एक्रोसेंट्रिक, और फाइनली आपने उसको टर्मिनल पोजीशन पे पहुंचाया। यहाँ पे पी डेजिग्नेशन होता है छोटे आर्म के लिए, बड़े आर्म के लिए आप क्यू आर्म लिखते थे। अब यहाँ पे आप डायग्राम से भी आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, तो आप यहाँ पे डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हैं। तो डायग्राम आप देख लीजिए, ये लोड नहीं हो रहा है ठीक से, ठीक है, देख सकते हो। सो दिस इज द टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रिक क्रोमोसोम है, देखिए बीच में है, और ये आर्म जो है, ठीक है, शिफ्ट कर दिया तो ये आर्म छोटा हो गया आपका और ये आर्म बड़ा है, तो दिस इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। अब यहाँ पे आर्म और छोटा हो गया, ये आर्म और बड़ा हो गया, सो दिस इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। एंड फाइनली आप उसको एकदम टर्मिनल पोजीशन, सो दिस इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, so these are the four chromosomal types based on the position of सेंट्रोमियर के आधार पे हम डिफाइन कर सकते हैं। मेटासेंट्रिक जब सेंट्रोमियर बीच में है और दोनों आर्म इक्वल हैं। सब मेटासेंट्रिक जब आपने सेंट्रोमियर को एक तरफ थोड़ा सा ये कर दिया तो एक छोटा आर्म एक बड़ा आर्म हो गया, और आपने टर्मिनल पोजीशन पे ले गए तो और छोटा हो गया एक आर्म। एक्रोसेंट्रिक फाइनली पे ले गए तो टीलोसेंट्रिक। और यहाँ पे एक पूछा जाता है ये डिजिग्नेशन, तो P means pita arm, so this means small arm, ठीक है, और Q का मतलब होता है लॉन्ग आर्म, ठीक है, तो याद रखिए। देखिए लोड होता है तो sometimes on staining secondary constant location, this is a small fragment of the satellite, तो इसको हम लोग सैट क्रोमोसोम के होंगे। ये जो डायग्राम आपको दिखाया था, एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रहा है ये ऊपर में, ठीक है, कुछ क्रोमोसोम में आपको ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शंस देखने को मिल सकते, और इसको हम लोग सैटेलाइट क्रोमोसोम्स बोलेंगे। और क्या करते हैं, जो हाँ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो हम पकड़ सकते हैं कि इंडिविजुअल मिनरल एक्टिविटी में एंड सो ऑन। टॉपिक है वो है माइक्रो बॉडीज। सो मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ठीक है, मेम्ब्रेन से संबंधित, मेम्ब्रेन माइन्यूट छोटा, वेसिकल्स हम आपको पहले बताए हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ चीजें
पाई जा सकती है। सो मेनी माइंड माइक्रो various enzymes in both plant and animal cell। तो इसके बीच में आपको क्या मिल एंजाइम्स मिल रहा है, ठीक है। तो एंजाइम्स मिल रहा है दोनों प्लांट और एनिमल सेल में आपको देखने को मिल वैसे माइक्रो मतलब छोटा, बॉडीज मतलब स्ट्रक्चर। ये है आपका चैप्टर। समझ में आई बात? हेलो, आप समरी Yes, देख sir. सकते हैं थोड़ा सा। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, vary in their shape, size, activities, functions based on the presence or absence of membrane-bound nucleus or other organelles. Cells and hence are named as carrier, eukaryote। तो ये प्रोकैरियोट के बीच में डिफरेंस। Karyotic cell consists of cell membrane, nucleus, cytoplasm. Plant cells have cell wall outside the cell membrane. Plasma membrane is selectively permeable, facilitates transport of several molecules. RGC cell organelles perform different but specific functions. So, from the basal body of cilia and flagella that facilitate locomotion. In animal cells, centrioles form a spindle apparatus. Nucleus contains nucleolus and chromatin network. Activities of organ role in heredity। तो ये चीज आपको दिया नहीं था उधर, ठीक है, ये आप याद रखिए। कमांड सेंटर है ये, कंट्रोल कर ही रहा है। और जो हेरिडिटी है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू ऑफस्प्रिंग, वो भी कंट्रोल कर रहा है। Plasmic reticulum contains tubules or cisternae, two types, rough and smooth. ER है proteins like Golgi bodies, membranous organelle composed of flattened sacs. The secretions are packed in them and transported from the cell. Lysosome for digestion of all types of macromolecules are involved in protein synthesis. These occur freely in cytoplasm or associated। इसको हम क्या बोलेंगे, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक। उसके बाद आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया, हेल्थ फॉस्फोरिलेशन एंड जनरेशन ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। बाउंड बाय outer membrane is a smooth, inner full to safety. Plastid is found in plant cells only. In plant cells, chlorophyll is responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. In the plastic and stroma of dark reaction पार्ट भी आपको टेक्स्ट में नहीं दिया है, ठीक है। चैप्टर पढ़िएगा तब आपको समझ आ जाएगा। ग्राना जो आप देख रहे थे वहां लाइट रिएक्शन हो रहा है, जो स्ट्रोमा है वहां पे डार्क रिएक्शन हो रहा है। तो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, इसमें आपको क्लोरोफिल पिगमेंट मिलेगा। दूसरे कलर प्लास्ट कहलाएंगे, जिसमें आपको कैरोटीन और ज़ैंथोफिल देखने को मिल सकता है। न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद inner membrane encloses chromatin material. So cell is the structure of life, ठीक है। मतलब आपने बहुत सारे कंपोनेंट के स्ट्रक्चर समझे, फंक्शन समझा, वो डिफाइन करता है कि लिविंग हो सकता है, नहीं लिविंग हो सकता, ठीक है। तो मतलब है बट आपको बार बार पढ़ते रहना पड़ेगा, तब जाके आप को समझ में आई बात।